हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। मैं आपका आकाश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेईई मेंस के नेक्स्ट सीरीज़ में एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड। तो आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पे कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर्स रहेंगे फिजिकल वर्ड्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। तो इन चैप्टर्स के हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं जिनसे कि आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या दिया हुआ है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमें दिया गया है, इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। चार्ज ई पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच पर डिपेंड कर रहा है एंड स्पीड ऑफ लाइट सी पर वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्वांटिटी कैसा है यहाँ पर? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और उसको हम इन सभी टर्म्स के फॉर्म में कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब एन यहाँ पर क्या है? नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू है। तो हमें बताना है कि जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा यहाँ पे दिए गए हैं, जिनकी जो कि इनकी पावर्स है, जो क्वांटिटीज हमने बोला उनकी पावर्स है। तो ये जो पावर है वो इनमें से कौन से रिलेशन से सेटिस्फाई हो सकती है? तो एक्चुअल में ये इनका आपको रेशियो भी दे रहा है। जैसे मैं अल्फ़ा बाई बीटा देखूँ तो अल्फ़ा बाई बीटा कितना आना चाहिए आपका? 2n बाई माइनस एन, मीन्स -2 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन इनमें से कौन सा इनके लिए यहाँ पर होगा वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। ओके ना, तो देखते हैं। पहली क्वांटिटी हमें क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दूसरा क्वांटिटी एप्सिलॉन नॉट, तीसरा क्वांटिटी प्लैंक कांस्टेंट h और थर्ड क्वांटिटी है हमारे पास c। तो सबसे पहले हम इनके डायमेंशंस देख लेते हैं। ओके ना, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं? इसका डायमेंशन लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम। तो एम्पियर इंटू टाइम AT ये हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी वो हमें क्या दिया गया है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो एप्सिलॉन नॉट के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, F जो हम लिखते थे कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में हम क्या लिखते हैं? दो चार्जेस के बीच में फोर्स, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लेता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन हो जाएगी उसको मैं लिख सकता हूँ, वो किसकी टर्म्स में आ जाएगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये F भी नीचे आ जाएगा, इनका जो डायमेंशन आएगा उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ जाएगा Q1 Q2, तो इसको मैं Q स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? AT का स्क्वायर। फोर्स F का डायमेंशन हम क्या लिखते हैं? वो हम लिखते हैं MLT-2। ठीक है ना, और R स्क्वायर, तो ये भी लेंथ है तो L स्क्वायर। तो नेट डायमेंशन हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का आ जाएगा M इनवर्स L पावर -3 A पावर 2 एंड T का पावर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर T पावर 4। ठीक है ना, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, डायमेंशन आ गया किसका? एप्सिलॉन नॉट का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वांटिटी हमें दिया हुआ है H, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए आपको पता है कि हम एनर्जी जो लिखते हैं फोटोन का, तो एनर्जी को हम लिखते हैं H इंटू न्यू, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो H का जो डायमेंशन है वो मैं लिख सकता हूँ एनर्जी बाय फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन से। ठीक है, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो हम जानते हैं कितना होता है? ML स्क्वायर T पावर -2, और फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन होता है यहाँ पर 1/T। है ना, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन हो गया। तो नेट डायमेंशन H का आ जाएगा हमारे पास ML स्क्वायर, और T ऊपर चला जाएगा तो T पावर -1 के इक्वल। अब अगला क्वांटिटी हमारे पास कौन सा है देख लेते हैं। अगला क्वांटिटी हमें दिया हुआ है C। तो C आपका क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये तो स्पीड की डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? मीटर पर सेकंड, मीन्स LT-1। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हमें दी गई थी हमने उन सब का डायमेंशन यहाँ पर चेक कर लिया, और इन सब का जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें मिलना चाहिए वो कैसा होगा? वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं इन सब के लिए हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? E पावर अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट पावर बीटा। ओके, तो E पावर अल्फ़ा एप्सिलॉन नॉट पावर बीटा। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है H पावर गामा C पावर डेल्टा।
तो h पावर गामा c पावर डेल्टा। तो E का जो डायमेंशन था, अब मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो E का डायमेंशन आया था हमारे पास 80, तो ये 80 पावर अल्फ़ा। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अब वो भी लिख देते हैं हम। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आया था हमारे पास m पावर -1 l पावर -3 a पावर 2 t पावर 4, m पावर -1 l पावर -3 a पावर 2 एंड t पावर 4। तो इस पूरे का पावर यहाँ पे हो जाएगा बीटा। ओके, फिर उसके बाद हमें प्लैंक कांस्टेंट के लिए लिखना है। तो प्लैंक कांस्टेंट का हमारे पास डायमेंशन आया था ml² t पावर -1, है ना। तो ml² t पावर -1 पावर गामा, ये हो जाएगा। ओके, फिर अगला क्या है हमारे पास, c पावर डेल। तो c का डायमेंशन था हमारे पास lt पावर -1 और इसकी पावर क्या है, डेल। तो अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो मैं मास के लिए अगर देखूँ तो मास के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस बीटा, ओके, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा m पावर गामा मतलब प्लस गामा, और तो कहीं पर मास का टर्म नहीं है। फिर उसके बाद मैं लेंथ के लिए देख लेता हूँ, यहाँ लेंथ नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, l पावर -3 बीटा, यहाँ से आ जाएगा +2 गामा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस डेल। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ के लिए पावर मिल चुका है नेट। अब इसके बाद मैं देखता हूँ ए के लिए। तो ए के लिए देखें तो यहाँ से a पावर अल्फ़ा, यहाँ से a पावर 2 बीटा, ठीक है, और तो कहीं पर a नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारे पास a के लिए, है ना, पावर। फिर लास्ट बचा हमारे पास t टेम्परेचर के लिए, तो t पावर टाइम के लिए। तो टाइम के लिए t पावर अल्फ़ा यहाँ से आया, यहाँ से आया 4 बीटा प्लस 4 बीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस गामा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल। ठीक है, ये हमारे पास टाइम के लिए डायमेंशन यहाँ पे आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस है इसका मतलब पहली इक्वेशन सबका वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पर, 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू 0। फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, जैसे इसके लिए बोलना चाहूँ तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। फिर उसके बाद मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इस वाली इक्वेशन के लिए, तो -3 बीटा प्लस 2 गामा प्लस डेल इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और लास्ट वाला हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस गामा माइनस डेल इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से दिख रहा है कि बीटा इक्वल टू गामा, तो जो आपकी सेकंड और थर्ड टर्म्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शंस में अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में सेम है और थर्ड में सेम है, मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास बचा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, तो हमें ये देखना है। तो अल्फ़ा का वैल्यू इन दोनों में अलग अलग है, तो मैं अल्फ़ा का वैल्यू चेक कर लेता हूँ, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू के लिए अल्फ़ा यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से मैं देखूँ तो अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास -2 बीटा, मतलब जो भी बीटा का वैल्यू है अल्फ़ा का वैल्यू उसका डबल है विद माइनस साइन। या हम बोल सकते हैं कि अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अल्फ़ा डबल हो गया बीटा से, और दोनों में माइनस का भी रिलेशन है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है हमें। समटाइम्स इट इज़ कन्वीनियंट टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity, मतलब सभी क्वांटिटीज़ को किसी एक सिंगल क्वांटिटी की टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के सिस्टम में हमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि पोजीशन है उसको हम लिख सकते हैं x पावर अल्फ़ा, तो x यहाँ पे हमने वो फिजिकल क्वांटिटी अज्यूम कर लिया है। ऐसे स्पीड को हम लिख सकते हैं x पावर बीटा, एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं x पावर p, ये हमें दिया गया है। लीनियर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं x पावर q, एंड फोर्स को लिख सकते हैं हम x पावर r। तो हमें ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं नए सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हमें बताना है कि इन एग्जांपल्स में जो अल्फ़ा बीटा p q और r आ रहा है तो इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो हमें देखना है। तो हम यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही अपनी क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे ताकि हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सकें, है ना। तो ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन मुझे दिया हुआ है अल्फ़ा p और बीटा में। तो अल्फ़ा की बात करें तो वो पोजिशन पर है, p यहाँ पर एक्सीलरेशन के साथ है,
और बीटा यहाँ पे स्पीड के साथ है, मतलब मुझे इन तीनों क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन देखना होगा डायमेंशनली, ठीक है। तो पोजीशन, स्पीड, एक्सेलरेशन, तो इसको अगर मैं देखूँ तो पोजीशन, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वी के अंदर सेकंड आता है तो मुझे वी को स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लेकिन ये ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे एक्स से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब इस साइड का डायमेंशन और इस साइड का डायमेंशन दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम देखें तो ए हमें क्या दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ था एक्सेलरेशन एक्स पावर पी, तो ए की जगह पे मैं लिख दूंगा एक्स पावर पी। वी का स्पीड, इसके लिए क्या दिया हुआ है, एक्स पावर बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 2 बीटा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। और एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है पोजीशन एक्स पावर अल्फा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स पावर अल्फा। तो यहाँ से जो पावर्स में रिलेशन आ गया था, एक्स पावर पी इक्वल टू एक्स पावर 2 बीटा माइनस अल्फा, तो दोनों साइड का पावर सेम होना चाहिए। तो मैं पावर को जब इक्वल करूँगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस पी इक्वल टू 2 बीटा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या, पहला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस पी 2 बीटा, तो ये उससे मैच हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू बीटा। तो पी एक्सेलरेशन में आ रहा है, क्यू आपका मोमेंटम में आ रहा है और आर फोर्स में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स और बीटा आ रहा है स्पीड में, है ना। तो एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एंड बीटा आ रहा था हमारे पास स्पीड में, है ना, वी बीटा आ रहा है हमारे पास स्पीड के लिए। तो इन सब में हमें रिलेशन देखना होगा डायमेंशनली। तो डायमेंशनली अगर हम देखें तो इन सब में हमें रिलेशन देखना है, तो कुछ इस तरीके से देखना है कि दोनों साइड से आपका डायमेंशन इन चारों क्वांटिटीज़ के साथ सेम आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब जैसे हमें फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और स्पीड के बीच का रिलेशन देखना है, तो मैं अगर v को लिखना चाहूँ वेलोसिटी को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू अगर p मैं कर देता हूँ तो ये मीटर स्क्वायर, है ना, हो जाएगा हमारे पास। f से अगर डिवाइड मैंने किया इसको तो f से m है, तो m से m कैंसिल, a से a कैंसिल, तो मोमेंटम में क्या बचेगा, ओनली v बचेगा। तो मैं इस रिलेशन को इस तरीके से इनके बीच में लिख सकता हूँ। तो अब इसके बाद इनको डायमेंशनली अगर हम देखें तो v का डायमेंशन हमें कितना दिया हुआ है, नए सिस्टम के अकॉर्डिंग x पावर बीटा, तो ये x पावर बीटा। a का डायमेंशन क्या दिया हुआ है, a का डायमेंशन एक्सेलरेशन वो दिया हुआ है x पावर p, तो x पावर p का डायमेंशन मोमेंटम का वो हमें क्या दिया हुआ है, x पावर q, तो मल्टीप्लिकेशन में तो ये मल्टीप्लाई हो गया x पावर q। और फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन में दिया हुआ है x पावर r, तो ये x पावर r। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा बीटा, जो दोनों साइड से पावर आएगी p प्लस क्यू माइनस r। अब ये हमारे पास इनके बीच का रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ था, बीटा इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, बीटा इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस आर, मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं p माइनस क्यू प्लस आर के लिए, है ना। तो p माइनस क्यू प्लस आर, तो p यहाँ पे हमारे पास था एक्सेलरेशन, q था हमारे पास मोमेंटम और r है हमारे पास फोर्स और अल्फा है पोजीशन, है ना। तो p q r, तो p हमारे पास था मोमेंटम, तो p मोमेंटम हो गया, q हमारे पास था p एक्सेलरेशन है एक्चुअली, है ना। तो p एक्सेलरेशन है तो a और माइनस q, तो q हमारे पास क्या था, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ओके ना। तो माइनस q है तो नीचे आ जाएगा p, फिर उसके बाद r क्या है हमारे पास, फोर्स, तो ये प्लस में आ रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, तो ये फोर्स, है ना। और उसके बाद अल्फा क्या है हमारे पास, पोजीशन, ठीक है। तो ये पोजीशन, तो ये x के इक्वल होना चाहिए, पोजीशन के इक्वल, है ना। ये x वो क्वांटिटी नहीं है, ये पोजीशन वाला x है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फोर्स को हम लिखते हैं m है, तो a के लिए हो जाएगा मीटर पर सेकंड, फोर्स के लिए हो जाएगा ml t माइनस 2 और p के लिए हो जाएगा m इंटू एल टी माइनस 1 और a के लिए यहाँ पे t माइनस 2। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से x का डायमेंशन l आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये डायमेंशन जो
टाइम वाला है वो यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है, मतलब दोनों साइड का डायमेंशन सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके ना, सो थर्ड ऑप्शन विल बी रॉन्ग आंसर। अब इसके बाद लास्ट दिया हुआ है P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू बीटा, तो पावर्स यहाँ पे प्लस में आ रही है, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो P हमारे पास था एक्सेलरेशन, Q था हमारे पास मोमेंटम और R था हमारे पास फोर्स, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो स्पीड के बराबर डायमेंशन आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स, तो एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड फोर्स, तो ये हमारे पास आना चाहिए बीटा में स्पीड v के बराबर। तो अब यहाँ से हम देखें तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास LT माइनस 2, P का क्या हो जाएगा M LT माइनस 1 और फोर्स का क्या होता है M LT माइनस 2। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने के बाद मास तो यहाँ पे बचेगा ही बचेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी में मास का टर्म होता ही नहीं है, मीन्स तो ये भी डायमेंशनली मैच नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, मीन्स जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। क्लियर, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें दे दिया है ए स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा टी, ये एनर्जी दिया हुआ है हमें, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2 सेकंड इनवर्स। द मेजरमेंट ऑफ ए, उसमें जो ए दिया हुआ है यहाँ पे उसके अंदर एरर है कितने का, मेजरमेंट करते समय 1.25%। इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम के अंदर आपको एरर कितना दिया हुआ है 1.50%। ओके, द परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ई हमें निकालना है एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करना है और सभी परसेंटेज लगभग आपका बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम देखें तो कोई स्टैंडर्ड फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप जो परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंशिएशन का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें एनर्जी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एनर्जी का वैल्यू दिया है हमें ए स्क्वायर ई पावर माइनस अल्फा इंटू टी के इक्वल। अब यहाँ पे मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, है ना, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं बट मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मैं दोनों साइड लोग ले लेता हूँ। तो ln e, तो लोग लिया साइड तो ये हो जाएगा 2 ln a, और ये लोग लोगे तो e तो गायब हो जाएगा, ये बचेगा अल्फा इंटू टी के इक्वल। अब मुझे इसमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो मैं इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, तो ln e का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/e, और e का डिफरेंशिएशन d, ऐसे ही ln a का हो जाएगा हमारे पास 1/a इंटू डी ए। अल्फा तो कांस्टेंट है ना, इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया हमने, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास dt। ओके, तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को एरर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेल्टा e बाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2 डेल्टा a बाई ए माइनस अल्फा डेल्टा t, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा t डेल्टा a डेल्टा e यहाँ पर एरर हो गया, तो हमें तो इसका परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो इंटू 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका परसेंटेज एरर हो जाएगा ई के अंदर। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, है ना, माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है और डेल्टा टी इंटू 100, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है, और डेल्टा ए बाई ए मतलब ए के अंदर परसेंटेज चेंज, तो ए के अंदर परसेंटेज एरर हमें कितना दिया हुआ है 1.25%, तो इसका वैल्यू तो हमें पता है कितना है 1.25, है ना। अल्फा का वैल्यू भी हमें पता है कितना दिया हुआ है 0.2 के इक्वल, तो ये 0.2 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का वैल्यू देखें तो हमें डेल्टा टी एरर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उसका परसेंटेज एरर दिया हुआ है, और किस टाइम पे दिया हुआ है 5 सेकंड पर, है ना। तो मैं यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मुझे दिया हुआ है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, कितना दिया हुआ है ये हमें परसेंटेज में 1.5% के इक्वल, है ना, 1.5%, और टी का वैल्यू इस इंस्टेंट पे कितना है 5, तो मैं टी का वैल्यू 5 यूज़ कर लेता हूँ। तो डेल्टा टी अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 1.5 बाई 100, तो यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा हमारे पास 1.5 इंटू 5 बाई 100 के इक्वल। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू
1.25 माइनस 0.2 इंटू डेल्टा टी हमारे पास आ गया 1.5 इंटू 5/100 इंटू 100, ये वाला 100, ठीक है। तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 के इक्वल, है ना। तो ये एरर हम जब निकाल रहे हैं तो इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, एरर हमेशा ऐड ही होता है। तो अगर माइनस का साइन भी आ रहा हो तो हमें केवल प्लस ही यूज़ में लेना है। तो ये प्लस था, ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस आ रहा होगा तो भी हमें प्लस ही यूज़ लेना है, क्योंकि वो हमसे मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछता है। तो मैक्सिमम के लिए हमें ऐड ही करना पड़ेगा। तो ये भी प्लस किया हमने, तो प्लस करने के बाद ये हो गया हमारे पास 1.5। तो जब इनको सम करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो जो एनर्जी में हमसे परसेंटेज एरर पूछा गया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 4% के इक्वल। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन x एक्सिस एज फॉलोज। तो x एक्सिस पे एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ t = 0 पर, फ्रॉम द पॉइंट x = 0 ओरिजिन पर ही स्टार्ट हुआ होगा, और एट कम्स टू रेस्ट एट t = 1 सेकेंड पे वो वापस रेस्ट पे आ गया एट पॉइंट x = 1। 0 से 1 तक जा रहा है x पर और टाइम भी उसको 1 सेकेंड लग रहा है ना। और कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है अबाउट इट्स मोशन, उसके मोशन के बारे में कोई दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं है बीच वाले टाइम इंटरवल, मतलब 0 से 1 के बीच में। ओके, तो अल्फा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, अल्फा डिनोट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो अब जो ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं हमें इनको चेक करना है। तो वो पार्टिकल हम देखें तो 0 से 1 सेकेंड में x = 0 से x = 1 तक आ गया, है ना। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 ही हो गया। कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। अब हमें इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके चेक करना है कि ये सही हो सकते हैं या नहीं। ओके ना। तो पहला ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टाइम t इन द इंटरवल 0 से लेके आपके 1 में, मतलब जो अल्फा है एक्सेलरेशन है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये 1 पे आ गया था रेस्ट पर, मतलब पहले वो एक्सेलेट हुआ होगा फिर रुका है, मतलब डी एक्सेलेट हुआ है। तो एक्सेलेट हुआ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा होगा, और फिर उसके बाद डी एक्सेलेट हुआ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ होगा, मतलब उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। तो अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टी, है ना, ये इसने बोला है। तो मीन्स ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ, मतलब अल्फा का वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब ये कैसे पता करें, तो अगर मैं इसका वीटी कर्व बनाने की कोशिश करूँ सिंपल सा, तो हमें पता है वीटी कर्व का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो ये पहले एक्सेलेट हुआ होगा कोई भी ऐसा रैंडम, और वापस फिर डी एक्सेलेट हुआ, तो यहाँ पे t = 1 हो गया होगा। तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 1 के इक्वल। तो मीन्स अब ये t तो फिक्स है, तो ये हाइट आपका सेम रहना चाहिए। तो इस हाइट के लिए मैं कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ, इस हाइट के लिए तो मैं बहुत सारे ट्रायंगल बना सकता हूँ ऐसे, है ना। तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो सबके लिए नीचे का टाइम इंटरवल 1 है और हाइट हमारे पास सेम रहेगी, है ना, सभी केसेस में। तो ये हाइट यहाँ पर सेम है। तो ये हाइट हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, हमें क्या बोला गया है 1 पर। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो एरिया के इक्वल होगा। तो हाफ इंटू बेस तो कितना हो गया 1, और ये हाइट में मान लेता हूँ h, है ना, वेलोसिटी के लिए इंटू h। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 1 मीटर। तो h कितना हो जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड ये इसका वेलोसिटी आ गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम देखें तो आप इसको ग्राफ को किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। तो अगर मैं बिल्कुल जस्ट ये मान लूँ कि वो पहले एक्सेलेट हुआ और एकदम से रेस्ट पर आ गया, तो इस वाले केस में यहाँ से जो स्लोप आएगा tan थीटा वो कितना हो जाएगा 2/1, और यही आपको क्या देगा एक्सेलरेशन। तो हमें दिख रहा है कि सभी केसेस में ये वाला जो स्लोप है वो सबसे कम आएगा, है ना, जब ये लाइन अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अदर केसेस में ये यहाँ पे जैसा सिमेट्रिकल हो गए, मान लो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन सेम है, तो यहाँ से हम देखें तो ये 1 पे आ जाएगा 1.5 पर, है ना। तो ये 2/0.5। इस केस के लिए अगर मैं थीटा निकालता हूँ, ये θ1 बोल देता हूँ, तो tan θ1 कितना हो जाएगा यहाँ से, जब वो सिमेट्रिकली एक्सेलेरेट भी हो रहा है और रिटार्ड भी हो रहा है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/0.5, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो टेन थीटा इस वाले केस में 2 आ रहा था, इस वाले केस में ये 4 आ रहा है। फिर वापस ये इस साइड पे, तो दोनों साइड से एक जैसा है, तो फिर से एक्सेलरेशन इस साइड वाला कम होने लग जाएगा और ये 4 से बड़ा होने लग जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो 2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2, तो ये तो गलत हो गया, हम तो 4 भी बोल रहे हैं, इन्फाइनाइट भी बोल रहे हैं। इस वाले केस में ये इन्फाइनाइट रिटार्डेशन हो गया, एकदम से स्टॉप हो गया। तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ। तो हम देख ही चुके हैं यहाँ पर कि जब हम ये वाला केस लें सिमेट्रिकल, तो इसमें सिमेट्रिकली ये 4 तो आ ही रहा है हमारे पास। अब मैं इससे आगे जाऊँगा तो ये वाला 4 से कम हो जाएगा, 2 तक चला जाएगा, लेकिन ये 4 से ज़्यादा रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन 4 से ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एट सम पॉइंट्स और पॉइंट्स इन इट्स पाथ। तो हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्या बोला है ऑप्शन हमसे, अल्फा मस्ट चेंज साइन ड्यूरिंग द मोशन। तो चेंज तो होना है साइन को, है ना, ये तो हम पहले ऑप्शन बोल चुके हैं। बट नो अदर असर्शन कैन बी मेड विद द इंफॉर्मेशन गिवन। क्यों नहीं, हमने ये थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन देख लिया कि ये हो सकता है यहाँ पर, है ना। मीन्स तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बोला कि कुछ और हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर, ओके। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर, अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को थिन लेयर ऑफ ऑयल से हमने कवर किया हुआ है। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास 0.4 किलोग्राम इज एट रेस्ट on this surface, an impulse of 1 Newton second is applied to the block at time t equal to 0 so that it starts moving along the x-axis with a velocity vt equal to v naught e raised to the minus t by tau, where v naught is a constant। ये हमें दिया गया है, v naught constant है यहाँ पर, और जो यहाँ पे ये constant था tau, इसका वैल्यू हमें बोला गया है 4 सेकेंड के इक्वल, ओके ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर्स एट t इक्वल टू tau, तो डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा है, ठीक है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी को हम लिखते हैं dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। यहाँ पे x पोजीशन हो गया, तो पोजीशन ही आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो ये वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है, v नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टॉ, v नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस t बाई टॉ के इक्वल दिया हुआ है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये t का फंक्शन है, तो मैं dt को इसके पास ले जाता हूँ, है ना। तो dx ये हो जाएगा हमारे पास v नॉट e रेज़ टू द पावर t बाई टॉ इंटू dt। दोनों साइड हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है कहाँ से कहाँ तक के लिए, जब टाइम कितना हो जाए, टॉ हो जाए। तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी किसकी लगेगी, टाइम की लगेगी, कहाँ से, 0 से टॉ तक। और यहाँ ये आपको दे देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से x, तो हमें यही कैलकुलेट करना था, तो यहाँ से तो x आ जाएगा। v नॉट तो बाहर आ गया हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, e पावर माइनस टी बाई टॉ, और जो t का मल्टीपल है -1 बाई टॉ, उससे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड, और फिर लिमिट लगा देंगे हम 0 से टॉ तक। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस v नॉट इंटू टॉ, और लिमिट लगाएंगे तो ये e पावर माइनस टॉ बाई टॉ, है ना, माइनस ये 0 लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v नॉट इंटू टॉ 1 माइनस e पावर -1, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसमें e पावर -1 को आपको कितना लेना है, 0.37, और t इक्वल टू टॉ पे हमें निकालना था, तो m का वैल्यू हमें दिया हुआ है और इम्पल्स हमें दे दिया 1 न्यूटन पर सेकंड। तो v नॉट हमारे पास नहीं है, तो इनिशियल इम्पल्स से हमें v नॉट मिल जाएगा। तो इनिशियल इम्पल्स क्या था, चेंज इन मोमेंटम, तो m इंटू वी नॉट, ये आपने इनिशियली दिया, मिल गया होगा हमें, और इनिशियली वो रेस्ट पे था इम्पल्स देने से पहले। तो इम्पल्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1, और मास का वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.4। तो इम्पल्स का वैल्यू 1, मास का वैल्यू 0.4 इंटू वी नॉट, तो यहाँ से वी नॉट आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, 1/0.4, ठीक है ना, ये वी नॉट का वैल्यू आ गया।
तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। x हो जाएगा 1/0.4, टॉ का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो इंटू 4, और 1 माइनस पावर -1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.37, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये 10 और 1 माइनस 0.37 हो जाएगा 0.63, तो ये हो जाएगा 6.3 के इक्वल। सो दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ओके, चलिए तो अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। एरोप्लेन से यहाँ पर ए एंड बी फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन है उनका, है ना। तो एरोप्लेन इस प्लेन में जा रहा होगा तो वी वाला भी इसी प्लेन में जा रहा होगा, ठीक है। एट एन एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर जा रहे हैं। ए जा रहा है 30 डिग्री पर, बी जा रहा है 60 डिग्री पर, है ना। स्पीड ऑफ ए वो हमें दिया हुआ है 100√3 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 0 पे जो ऑब्जर्वर है ए के अंदर वो देखता है कि बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, मतलब जो बी एरोप्लेन है वो ए से 500 मीटर की डिस्टेंस पर है। द ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। तो ए जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो ए वाले पैसेंजर को क्या लग रहा है कि जो बी है उसके रिलेटिव वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहा है, जो इस लाइन है इसके परपेंडिकुलर, मतलब ए वाले पैसेंजर को बी इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इफ एट टी इक्वल टू टी नॉट ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी टी नॉट इन सेकेंड्स, तो टी नॉट का वैल्यू निकालना है जब वो ए से ठीक टकराने से बच रहा है, ओके ना। तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो पहला तो हमें ये बोला गया है कि जो बी है ऑब्जर्वर को लग रहा है कि बी उससे 500 मीटर की डिस्टेंस पर है और वो उसकी तरफ आ रहा है और परपेंडिकुलर, इसकी लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब जो वी बी ए होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बी प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जो वी ए वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगा, तभी वो उसको उसकी तरफ आता हुआ फील होगा, ओके ना। और वी बी तो आपको पता ही है कितने एंगल पे था, ये 60 डिग्री पर, तो ये 60 डिग्री पे था यहाँ पर, ओके। अब ये हम देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ए में बैठे हुए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। तो जब ए के फ्रेम में देखोगे तो वी बी अगर आपको निकालना है तो वी बी हम क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए वैक्टर फॉर्म में। तो वी बी में से वी ए को माइनस करना होता है, तो वी ए तो आपका इस डायरेक्शन में था, जो ए का लाइन आपको दिया हुआ है कितने एंगल पे 30 डिग्री पर। तो जो जब आप वी ए को माइनस करोगे तो आपको इसको उल्टा करके ऐड कर देना है, तो 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री इधर, उसका उल्टा मतलब इधर, तो ये हमारे पास वी ए यहाँ पर आ जाएगा जब हम इसको माइनस करेंगे, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी बी ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो ये 30 डिग्री एंगल था, तो ये भी 30 है, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। अब यहाँ जो पैसेंजर था जो कि ए के अंदर बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन वाले जो वी बी और वी ए है इन दोनों का ये वाला जो कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएगा, तभी वो आपको इधर चलता हुआ दिखाई देगा। ए के परपेंडिकुलर है, वो ए की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर चलता हुआ फील होता है, तो ए का तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, केवल बी का आएगा, तो वी ए कैंसिल हो जाना चाहिए वी बी के इस कंपोनेंट से, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मैं यहाँ से कंपोनेंट लिख सकता हूँ वी बी कॉस 30, और ये तो आपको वी ए दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100√3, तो ये 100√3, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि वी बी कॉस 30 शुड बी इक्वल टू वी ए मीन्स 100√3, तो यहाँ से आपको वी बी मिल जाएगा। तो वी बी कितना आ जाएगा हमारे पास 100√3 बाय कॉस 30, और कॉस 30 हमारे पास कितना होता है √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल, तो वी बी आ गया हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो बी वाला एरोप्लेन है वो इतनी एक्चुअल स्पीड से उड़ रहा होगा। अब पूछा क्या है हमसे, टी इक्वल टू टी नॉट पे ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी, और इनिशियली बी ए को वो कितने डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा था 500 मीटर पर, 500 मीटर पर, तो ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, अगर बी यहाँ से उसको आता हुआ दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर वाला यहीं पे होगा जब ए यहाँ पे पहुँचा होगा, ठीक है ना। तो ए जब यहाँ पे पहुँचा होगा तो ये डिस्टेंस ऑब्जर्वर के लिए अकॉर्डिंग कितना था 500। अब इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा वी बी साइन 30, तो ये जो डिस्टेंस है ए के रेस्पेक्ट में बी वाला एरोप्लेन इतना स्पीड से इसको कवर कर रहा होगा, तो ये जो वेलोसिटी हमारे पास ये कितना आ गया वी बी साइन 30, वी बी कितना आया था 200 और साइन 30 हो गया 1/2, मीन्स कितने से चल रहा होगा वो 100 मीटर पर सेकेंड से
विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ए। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसे 500 मीटर। तो टाइम आप क्या लिख सकते हो कोलिजन से ठीक पहले, ये यहाँ पे आएगा तभी टकराएगा, तो टी नॉट क्या लिखोगे, डिस्टेंस मीन्स 500 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो इसको इसके पास ला रहा है वो कितना है हमारे पास 100, तो ये आ गया हमारे पास 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड बाद वो ठीक टकराने से बच जाएंगे। ओके, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर, है ना, एक आदमी है जिसका हाइट 1.6 मीटर है, वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प। तो एक लैम्प है, लाइट है ना कहीं जला हुआ है, तो एक लैम्प पोस्ट है, उससे वो जो कि उसका हाइट भी दिया हुआ है कितना 4 मीटर, तो अवे मतलब उससे दूर जा रहा है, अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ ऑन द फ्लैट ग्राउंड। तो फ्लैट ग्राउंड पे वो उससे दूर जा रहा है लैम्प पोस्ट से। तो लैम्प पोस्ट एंड द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ये हमें दिया हुआ है। इफ़ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, तो आदमी का स्पीड हमें दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सनस शेडो ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन, है ना, पर्सन के रेस्पेक्ट में पर्सन की जो शेडो पड़ रही होगी ग्राउंड पे सिर की, है ना, उस शेडो की पर्सन के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड होगा वो हमें बताना है। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो एक्चुअल में ये लैम्प पोस्ट होगा कितनी हाइट का 4 मीटर का, यहाँ पे ये लाइट जल रहा है इधर, और यहाँ पे एक आदमी है जिसका हाइट कितना है 1.6 मीटर। तो लैम्प पोस्ट की वजह से उसकी जो शेडो बनेगी ग्राउंड पर सिर की वो यहाँ पर बनेगी। तो अब ये आदमी यहाँ पे v स्पीड से आगे जा रहा है ना, v1 बोल देते हैं, तो ये जो शेडो होगी ये भी आगे जाने लग जाएगी। तो हमें बताना है कि आदमी के रेस्पेक्ट में ये वाला वेलोसिटी कितना होगा, मतलब v2 बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो हमें ये v2 कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू मैन। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये लैम्प पोस्ट है हमारे पास 4 मीटर हाइट का, यहाँ पे ये आदमी का हाइट है हमारे पास 1.6 मीटर, और ये शेडो हमारा यहाँ पे आ गया इसके हेड का इस वाले पॉइंट पर। तो ये हमने इधर जाता मान लिया है, तो मैं ये डिस्टेंस मान लेता हूँ x, लैम्प पोस्ट और आदमी के बीच का। ऐसे आदमी और जो इसका शेडो का यहाँ पर था हेड का शेडो, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है y। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये पूरा ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है सिमिलर, तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मैंने लगाया, तो 4/x + y, ठीक है। यहाँ से इस वाले ट्रायंगल से क्या आ जाएगा 1.6/y, तो 1.6/y, तो x और y में हमें कुछ रिलेशन यहाँ से मिल जाता है। तो ये 4 से आपका कितने टाइम्स चला जाएगा 0.4 टाइम्स, तो y = हो गया यहाँ से 0.4 × x + y। तो मैं y वाली टर्म को यहाँ ले आता हूँ, तो 1 - 0.4 × y = 0.4 × x, तो ये हो जाएगा 0.6 × y = 0.4 × x, या मैं इसको और क्या ले सकता हूँ, ये हो जाएगा 3y = 2x। तो मुझे वेलोसिटी निकालना था किसका, शेडो का, जो हेड का शेडो है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो ये जो y है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ही है, उस शेडो का डिस्टेंस। तो डायरेक्ट y का डिफरेंशिएशन ही हमें वो रिलेटिव वेलोसिटी दे देगा। तो y कितना हो गया हमारे पास, पोजीशन 2x/3 के इक्वल। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा dy/dt = 2/3 dx/dt के इक्वल, और dy/dt हमें निकालना था, और dx/dt इसे हम कितना लिख सकते हैं, dx/dt मतलब x के चेंज होने का रेट। तो x को कौन चेंज कर रहा है, आदमी की वेलोसिटी, है ना, और आदमी का वेलोसिटी हमें कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड है हमारे पास। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि dx/dt ये 60 के इक्वल है। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो इंटू 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 × 2 मीन्स 40, और सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आदमी के रिलेटिव जो उसके हेड की शेडो होगी उसकी वेलोसिटी हमारे पास इतना आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग एट टाइम t = 0 फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड अ पार्टिकल फॉलोज 2 डायमेंशनल ट्रेजेक्टरी इन द xy प्लेन, है ना। तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कितनी स्पीड से
1 मीटर पर सेकंड से, और उसका जो ट्रेजेक्ट्री है 2 डायमेंशनल मोशन में वो हमें इस इक्वेशन से दिया हुआ है y इक्वल टू x²/2, मतलब वो इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो x एंड y आर कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में दिया गया x के अलॉन्ग ax, y के अलॉन्ग ay रेस्पेक्टिवली। तो अब बताना है ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होगा, पहले हम पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, और फिर से अगेन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। तो मैं इस वाले इक्वेशन को यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा। तो जो पाथ का इक्वेशन है वो हमें दिया हुआ है y इक्वल टू x²/2। तो मैंने इसको टाइम के लिए डिफरेंशिएट कर लिया, तो dy/dt x² का हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, फिर x का टाइम के लिए dx/dt। तो ये तो हो गया हमारे पास vy वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन, और ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी अलॉन्ग x डायरेक्शन। लेकिन पूछ हमसे एक्सेलरेशन के बारे में रहा है, तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इस इक्वेशन को। तो dvy/dt और डिफरेंशिएशन x इंटू vx/dt। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन अलॉन्ग y डायरेक्शन, और जब इसको हम करेंगे u इंटू वी से, तो x तो एक बार बाहर ले लिया, vx का डिफरेंशिएशन देगा ax, फिर हमने vx को सेम रखा, फिर x का डिफरेंशिएशन dx/dt वो भी vx आएगा, तो ये हो जाएगा vx²। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन आ गया x, ax, ay और vx के बीच में। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या बोला गया है। फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड आपको दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। अब बोला गया कि ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, देन द पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एंड ay इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओरिजिन पे तो x 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो x 0, ax 1 है, तो ax 1 से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही x 0 होगा ओरिजिन पर तो ay ax पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। और ay का वैल्यू 1 है, तो vx, तो स्पीड हमें यहाँ पे दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसका वेलोसिटी देखूँ तो पाथ के टेंजेंशियल होता है, ओके। तो पाथ का टेंजेंट आप क्या ले सकते हो, dy/dx, है ना। ये टेंजेंट का डायरेक्शन आपको बता देगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x के इक्वल। तो जब x 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब कि इनिशियली पाथ यहाँ पर x जो है, अगर टेंजेंट जो करते हो तो वह x एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो मतलब जो वेलोसिटी है वो भी इसी के अलॉन्ग रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा 1, जो इसने दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो स्पीड आपका 1 हो गया, x 0 हो गया, तो ax कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ay का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल, ओके। तो ax इक्वल टू 1 मीटर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ay इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला है ax इक्वल टू 0, तो ax का वैल्यू 0 है, ay विल बी 1, है ना। तो ax 0 है, तो अगर ax 0 है तो x के अलॉन्ग वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो हम देख ही चुके हैं इनिशियल वेलोसिटी 1 था, तो ये कांस्टेंट रहेगा इफ़ ax इज 0। तो ये इसका वैल्यू 1 ही रहना है, तो ax अगर आपका 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि vx हमेशा 1 रहेगा, तो ay भी हमेशा 1 रहेगा। मीन्स यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगला ऑप्शन देखें, तो एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन। तो ये तो हम देख ही चुके हैं, इनिशियली जो स्लोप है वो 0 है, मतलब पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा, तो मतलब वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब उसके बोला है लास्ट ऑप्शन ax इक्वल टू 0 एम्प्लाइज डैट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड द एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड द x एक्सिस इज 45। तो ax 0 है, तो vx हमारा क्या रहने वाला है कांस्टेंट, और कितना 1, और ay कितना आ जाएगा जब ax 0 है और vx 1 है, तो ay हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी आप क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी y के अलॉन्ग 0 था, तो u प्लस a इंटू टी, तो ये भी 1 हो गया। तो vx भी 1 है, vy भी 1 है, तो अगर मैं उसका एंगल निकालूंगा डायरेक्शन का x एक्सिस से, तो tan थीटा हो जाएगा vy/vx, तो दोनों 1 है, तो tan थीटा 1 आ गया। मीन्स थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारा यहाँ पे एंगल बन जाएगा 1 सेकंड के बाद।
तो यहाँ से हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, और जो फर्स्ट था ये भी हमारा AY1 आ गया था, तो ये भी करेक्ट है। मीन्स चारों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, कंसिडर अ डिस्क रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो एक डिस्क है जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है ना। अबाउट इट्स सेंटर ओ के अबाउट डिस्क हैज़ अ शेडेड रीजन, तो ये वाला रीजन यहाँ पे शेडेड है ना, शेडेड रीजन ऑन वन साइड ऑफ द डायमीटर एंड एन अनशेडेड रीजन ऑन द अदर साइड एज शोन इन द फिगर व्हेन द डिस्क इज इन ओरिएंटेशन। तो वो अभी डिस्क इनिशियली इस तरीके से है, तो टू पेबल्स मतलब पार्टिकल्स हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किए किसी एंगल पर टुवर्ड्स आर। तो यहाँ से भी एक पार्टिकल आर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, यहाँ से एक पार्टिकल आर की तरफ प्रोजेक्ट किया है हमने, ओके, डिस्क के ऊपर से विद रेस्पेक्ट टू द डिस्क। डिस्क के रेस्पेक्ट में हमने ये प्रोजेक्ट किया है ना, मतलब डिस्क को रोक दिया जाए तो वो दोनों ऐसे मतलब इसी प्लेन में जाते हुए दिखाई देंगे आर की तरफ सीधे, ओके। फिर उसके बाद बोला गया है अज्यूम डैट दे लैंड बैक ऑन द डिस्क, तो वो डिस्क पर ही गिरेंगे, तो ये क्यू वाला भी डिस्क पर गिरेगा और जो पी वाला है वो भी डिस्क पर गिरेगा, ये हमें बोला गया है ना। 1/8 रोटेशन, 1/8 रोटेशन के बाद, ओके, देयर रेंज इज लेस देन हाफ द डिस्क रेडियस, तो डिस्क से बाहर तो जा नहीं सकता, तो रेडियस से उन्होंने क्या दिया हुआ है, छोटा इसका रेंज बोला गया है, ओके ना। एंड थर्ड हमें बोला गया है कि ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट पूरे मोशन के टाइम पर, तो बोला है पी लैंड्स इन द शेडेड रीजन एंड क्यू इन द अनशेडेड रीजन, मतलब कौन से रीजन में गिरेगा ये हमें देखना है यहाँ पर। तो इसी के ऊपर इन्होंने चारों ऑप्शंस यहाँ पर बना दिए गए है ना। तो देखते हैं क्या हो रहा होगा यहाँ पर। तो ये आपने इस तरफ फेंका आर की तरफ क्यू को है ना, लेकिन ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये ओमेगा से इधर जा रहा होगा है ना, ओमेगा की वजह से जो इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली होगी ग्राउंड के रिलेटिव है ना। तो ये जो रेडियस है ये बहुत छोटा है, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर है ना, ये बहुत कम रहेगा। लेकिन ये जो रीज़न है इधर वाला जो ओमेगा होगा, मान लो वो मैं R1 मान लेता हूँ, तो R1 बड़ा है किससे, R से, तो इस वाले साइड का जो वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा रहेगा, ओके ना। ऐसे यहाँ पर P को जब फेंका तो P के लिए ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ओमेगा R2 मान लेते हैं। लेकिन जब वो यहाँ कहीं गिरेगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो ऐसे घूम रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट ओमेगा इंटू R3, तो R2 बड़ा है R3 से, तो मतलब ये वाला जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा। और 1/8 रोटेशन का मतलब हो जाएगा हमारे पास 2π/8 मीन्स π/4 मीन्स 45 डिग्री। तो ये जो डिस्क है वो 45 डिग्री से घूम चुका होगा ऐसे। तो अब हमें दिख रहा है कि जब मैं Q को यहाँ से फेंका तो Q का इस डायरेक्शन में स्पीड बहुत कम है, जबकि इस वाले पॉइंट का स्पीड ज़्यादा है। तो जब ये Q यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो उसका एक स्पीड यहाँ पे भी मिला होगा इसको, लेकिन ये वाला स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको कम मिला है, जबकि ये वाला पॉइंट ज़्यादा चल चुका होगा। तो जब Q इधर गिरेगा तो वो इस वाले पॉइंट के कंपेरिजन में पीछे ही रह जाएगा, मतलब वो शेडेड रीजन तक नहीं पहुँच पाएगा, वो यहीं कहीं गिर चुका होगा। क्लियर? ऐसे ही जो P वाला पॉइंट था, तो P वाले पॉइंट के लिए ओमेगा R2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा ओमेगा R3 के कंपैरिजन में। तो ये P का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, लेकिन इस वाले का वेलोसिटी कम होगा। तो सेम टाइम इंटरवल में ये ज़्यादा चल चुका होगा, मतलब ये ऐसे ज़्यादा होगा, प्लस इधर भी ज़्यादा है। तो ये जो P वाला पॉइंट है उसका इस डायरेक्शन में ज़्यादा वेलोसिटी होगा प्रोजेक्टाइल का, जबकि ये यहाँ पे कम डिस्टेंस चल पाएगा। और P वाला पॉइंट कुछ ज़्यादा चल चुका होगा तो वो यहाँ कहीं गिर जाएगा, और यहाँ कहीं गिरेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो P वाला है वो भी अनशेडेड रीजन में ही गिर रहा है। तो अगर दोनों को देखा जाए, Q को भी और P को भी, तो Q एंड P दोनों ही अनशेडेड रीजन के अंदर गिर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन बोला गया P लैंड्स इन द शेडेड रीजन, तो शेडेड में तो कोई सा भी नहीं गिरेगा, तो ये गलत हो गया। P लैंड्स इन द अनशेडेड रीजन एंड Q इन शेडेड, तो ये भी गलत हो गया। बोथ P एंड Q लैंड्स इन द अनशेडेड रीजन, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या बोला गया है यहाँ पर, टू आइडेंटिकल डिस्क ऑफ द सेम रेडियस, तो ये डिस्क है सेम रेडियस की आइडेंटिकल, आर रोटेटिंग अबाउट देयर एक्सिस
इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, ओके, विद द सेम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो कांस्टेंट है एंगुलर स्पीड ओमेगा का वैल्यू। डिस्क इन द सेम हॉरिजॉन्टल, एक ही प्लेन में है, t इक्वल टू 0 पे पॉइंट P एंड Q आर फेसिंग ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के सामने सामने, ओके। एज शो इन द फिगर द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q, तो P और Q के बीच का आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखना है ना, इन वन टाइम पीरियड, पूरे कंप्लीट वन टाइम पीरियड, मतलब P घूम के यहाँ जाएगा, Q घूम के वापस यहीं आ जाएगा, इस पूरे वन टाइम पीरियड में हमें P और Q के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी देखना है। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये जो ग्राफ दे रखा है, इन ग्राफ्स में से हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ t/4 टाइम के बाद दोनों यहाँ जाएंगे, P इधर जा रहा होगा, Q इधर जा रहा होगा, t इक्वल टू 0 पे दोनों यहाँ थे, फिर t/2 टाइम के बाद P इधर जा रहा होगा, Q इधर जा रहा होगा, है ना, फिर नेक्स्ट 30/4 टाइम के बाद ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, और अगेन T पर ये दोनों वापस इसी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/4, t इक्वल टू t/2, t इक्वल टू 3t/4 एंड अगेन यहाँ पे t इक्वल टू t हो जाएगा जब ये यहाँ पहुँचेंगे। तो 0 पे अगर हम देखें या t पर देखें तो दोनों का जो वेलोसिटी वो सेम डायरेक्शन में है, तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा 0 पर, सेम डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखें तो ये वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये वाला ग्राफ भी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये दो ग्राफ तो यही कैंसिल हो गए, ना b हो सकता है ना ही d हो सकता है। अब बचा आपके पास a और c, है ना, तो इन दोनों में से हमें देखना है एक टाइम पीरियड में कितना हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो अब ये t/4 पर जब यहाँ पहुँचे तो दोनों का वेलोसिटी अपोजिट है, तो जब आप रिलेटिव मोशन से इसको सॉल्व करोगे तो v1 माइनस v2, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमें दिख भी रहा है ये पूरे के पूरे ऐड हो गए, कोई कंपोनेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम पहुँच जाएगा कब, t/4 पर। तो 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t, तो t/4 पे ये रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो 0 से ये मैक्सिमम। फिर t/2 तक देखें तो t/2 पे ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी फिर सेम हो गई, सेम हो गया, मतलब v रिलेटिव क्या हो जाएगा अगेन 0, तो t/2 पे ये फिर से 0 हो जाना चाहिए, है ना। फिर t/2 के बाद ये वापस ऐसे चल रहे हैं, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जब यहाँ पहुँचेंगे 3t/4 पर, तो ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन v रिलेटिव क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और दोनों का पूरा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम। तो 3t/4 पर ये फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, और t पर एक कंप्लीट टाइम पीरियड होने के बाद दोनों यहाँ पे फिर आ गए, तो दोनों का वेलोसिटी अभी नीचे की तरफ है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम। तो अगर हम v रिलेटिव को देखेंगे यहाँ पर, तो v रिलेटिव अगेन क्या हो जाएगा 0, तो मतलब 3t/4 के बाद ये वापस 0 की तरफ जाना चाहिए। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको यहाँ पर v रिलेटिव के लिए मिलेगा। तो अब बाकी के जो दो बचे हुए ऑप्शंस हैं हम उनको चेक कर लेते हैं। तो जो बचे हुए दो ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं a और c, तो c तो पॉसिबल नहीं है, इसमें मैक्सिमा कितनी बार आया है 4 टाइम्स, जबकि हमारा मैक्सिमा कितनी बार आया था 2 टाइम्स, है ना, तो 2 टाइम्स केवल इस वाले ग्राफ में आ रहा है, मीन्स जो ए ऑप्शन है यही यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए फिजिक्स में एडवांस के लिए इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और भी क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आकाश यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और आगे इस सीरीज़ के बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा। तो उसके लिए आपको आकाश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।